हेलो एवरीवन, दिस इज अरंजमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। 31 जनवरी 2021 को जो सीटेट का एग्ज़ाम आपका होना है, उसके लिए सीडीपी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी चल रही है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपका यहाँ पर है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कर लेना नवोदय स्टडी पॉइंट, या फिर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ जाना। ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और जो भी लोग नए हैं यानी कि पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जल्दी से जवाब देंगे। देखो, यहाँ पर ध्यान देना है, हमें किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन? अमूर्त संकल्पनाओं, मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, उसके अंदर बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंग के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, यानी कि इमेजिनेशन पावर उसकी बढ़ जाती है, इमेजिन करना शुरू कर देता है। ठीक है, यहीं पर अगर आपका मूर्त संकल्पनाओं के बारे में होता क्वेश्चन, तो आपका आंसर कौन सा हो जाता? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में, तो इसलिए आंसर आपका होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। इसकी ट्रिक आपको मैं बता देता हूं याद करने की। SPCF। एस से सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ से फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए ट्रिक है SPCF। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही है। नए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? यहाँ पर विशेषता वस्तुओं जो लिख रहा है ये मिसटाइपिंग है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो बौद्धिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था पियाजे ने। ठीक है, तो यानी कि बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? पियाजे के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बताओ जल्दी, कौन से प्रिंसिपल से संबंधित है ये? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, देखो कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया, यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत विचार संबंधित है। ठीक है, अंतः संबंध का सिद्धांत जो होता है वो मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, मतलब कि विकास का अगर कोई सा भी एस्पेक्ट आपका वीक है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो आपका सोशल हो, तो इसमें से अगर कोई सा भी एक वीक रह गया तो बाकी सारों पर असर डालता है। ठीक है, यानी कि प्रभाव करता है, प्रभावित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? मतलब कि शिक्षक को सबसे ज्यादा विशेषता किस चीज पर अपने ध्यान देना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता पर, मतलब वो पढ़ाने की उत्सुकता कितनी है उस पर। ठीक, या फिर धैर्य और दृढ़ता, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, यानी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी और विषय के बारे में जितनी भी जानकारी है उसमें थोड़ी सी मतलब अपने आप में दक्षता होनी चाहिए। या फिर अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना चाहिए शिक्षक को, वो अपने अंदर देना चाहिए धैर्य पर। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी परेशान करते हैं, इसलिए उनको देख करके अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। बच्चे को जितने प्यार से समझाया जा सकता है उतने प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा आपका? बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, मतलब कि क्रिएटिविटी आती है, कौन से चीज से क्रिएटिविटी ज्यादा आती है शिक्षार्थियों में? ठीक है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है आपका, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। बी ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करके अवसर उपलब्ध कराना। सी है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। डी ऑप्शन है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। देखो हमें क्या बताना है, क्रिएटिविटी किससे ज्यादा आएगी बच्चे के अंदर, ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखो, बी ऑप्शन है आपका, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करके अवसर उपलब्ध कराना।
ठीक है, तो सबसे बेस्ट कौन सा आंसर आपका? बी, क्योंकि प्रश्न जब तक नहीं करोगे तो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। बच्चे को भी प्रश्न करने दो, कि उसे पूछने दो कि ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, और आप भी उससे प्रश्न करके पूछो कि बताओ ये चीज कैसे हो रही है, या फिर इसका आंसर ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा इसका? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मतलब कि उसके अंदर लॉजिक आ जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी अवस्था है? सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? ठीक है, जल्दी से बताना आपको। मैंने अभी बताया था एक क्वेश्चन में कि प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं, प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, SPCF, वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपको बताना है कि तार्किक रूप से कब आता है। ठीक है, तो तार्किक रूप से कब आता है? डी ऑप्शन में, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ठीक है, मूर्त चीजों के बारे में या फिर तार्किक रूप से जो भी वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ जो हो जाता है बच्चे के अंदर, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मतलब कि पीयर ग्रुप जो होता है बच्चों का, दोस्तों का जो ग्रुप होता है, उसमें सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं, कौन सी अवस्था में हो जाते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन है आपका किशोरावस्था, बी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था, सी ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, और डी ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था। जल्दी से बताएंगे किस अवस्था में सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन आपका सही है ए, किशोर अवस्था में बच्चे अपने दोस्तों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी आइडेंटिटी भी बिल्कुल दोस्तों की तरह बनाना चाहते हैं, कि जैसा मेरा दोस्त दिखता है मैं उसी तरीके से रहूं, जैसे वो व्यवहार करता है दूसरों के प्रति उसी प्रकार से मैं भी ऐसा ही व्यवहार करूं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने समवयस्क समूह में सक्रिय जो हो जाते हैं बच्चे, वो किशोर अवस्था में होते हैं, यानी कि एडोलसेंस में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को, यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे की बुद्धि को कहाँ सबसे ज्यादा परिभाषित किया जा सकता है, ये हमें बताना है। तो प्लेग्राउंड में, विद्यालय एवं कक्षा में, घर में, या फिर ऑडिटोरियम में? बताइए जल्दी का। तो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा, विद्यालय एवं कक्षा में। देखो यहाँ पर बात किसकी आई है? बुद्धि की। संज्ञानात्मक, जहां भी संज्ञान आपको वर्ड मिले वहां पर यानी कि माइंड का कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो माइंड से रिलेटेड सबसे ज्यादा काम कहां पर होगा, सबसे ज्यादा परिभाषित कहां किया जाएगा बच्चा? विद्यालय और कक्षा में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, वह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन 12 वर्ष से वयस्क तक, तीसरा ऑप्शन 2 से 7 वर्ष तक, और फोर्थ ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक। देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, अमूर्तता, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ठीक है, यहाँ पर अमूर्तता की बात नहीं है, केवल मूर्त की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है। मैंने आपसे अभी भी बताया था, देखो इस पर कितने क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं आज इसी चीज पर, कि आपको ये मूर्त और अमूर्तता वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए। SPCF, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था, पियाजे के अनुसार जो दी गई थी ये 4 स्टेजेस थी। और फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर C4 यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किसके लिए है? मूर्त के लिए। ठीक, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अमूर्त के लिए। क्लियर हो रही है बात? अब मत भूल जाना, यानी कि जहां भी मूर्त अनुभवों की बात आ जाए या फिर मूर्त लॉजिक के बारे में बात आ जाए, तो वहां पर आपको लगाना है सी, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी कहां से कहां तक होती है बताइए? एज क्या होगी इसकी? तो एज होती है इसकी 7 से 12 वर्ष तक की। ठीक, तो इसकी एज भी हमें ध्यान करनी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की कहां से कहां तक होगी? 7 से 12। और अमूर्त की हो जाती है 12 से प्लस। ठीक है, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज 0 से 2, और प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक। क्लियर हो रही है इतनी बात? ये सब चीजें आपको याद होनी जरूरी हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। सर्म तथा, ये शर्मा नहीं है, सर्म है। ठीक है, सर्म तथा गर्व
जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, यानी कि सेम और प्राउड बच्चा जो है वो शर्म और गर्व जो महसूस करता है वो किस अवस्था में उसका प्रारंभ होता है, यानी कि उस भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है, ये हमें बताना है। तो देखो, बच्चे को जो शर्म आनी शुरू होती है और किसी भी बात पर प्राउड फील होता है वो स्टार्टिंग होती है आपकी बाल्यावस्था से, यानी कि चाइल्डहुड से आपका ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चाइल्डहुड से उसे शर्म आने लगती है और गर्व भी उस पर उसे फील होने लगता है किसी भी बात पर, ठीक, कि मैंने ऐसे कर दिया या फिर कुछ भी। ठीक है, शैशवावस्था में तो उसे पता ही नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, किस अवस्था में आ जाती है, बाल्यावस्था में आपकी शर्म तथा गर्व की भावना का विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या फिर कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, रोग एवं चोट, यह सभी। वंशानुक्रम मतलब कि हेरिडिटी, वातावरण एनवायरनमेंट, रोग एवं चोट यानी कि डाइजीज, जो भी हैं ये मतलब विकास को प्रभावित कौन सी चीज इनमें से करती है। देखो, हमने पढ़ा था डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है। तो यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट तो इसके अंदर आने ही आने हैं। को हेरिडिटी भी प्रभावित करेगी विकास को और वातावरण भी प्रभावित करेगा। बात आ गई अब रोग एवं चोट की। तो रोग, अगर कोई आपको बीमारी हो जाए तो वो भी तो आपके विकास को प्रभावित करेगी। तो यानी कि आपका यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है बाल्य अवस्था की जो एज है वो कब तक होती है। देखो, शैशवावस्था जो होती है वो होती है 2 वर्ष तक, फिर शुरू हो जाती है आपकी 2 वर्ष से बाद 12 वर्ष तक। 2 से 12 वर्ष तक जो चलती है वो आपका चलता है बाल्यावस्था। ठीक, तो यहाँ हमें पूछा है यहाँ पर ऑप्शन 2 से 12 तो है नहीं, लेकिन 12 वर्ष तक है, तो यानी कि आपका आंसर कौन सा सही होगा, 12 वर्ष तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, यानी कि बच्चे को तनाव और क्रोध कब आना शुरू हो जाता है ये हमें बताना है, या फिर कब सबसे ज्यादा आता है। देखो, शैशवावस्था में तो बच्चे को पता ही नहीं होता, तनाव तो बात की दूर है, उसे यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस, बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, वृद्धावस्था। तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा। देखो, तनाव सबसे ज्यादा जो आएगा वो आएगा एडोलसेंस में, यानी कि 12 साल से बाद 20-21 साल तक सबसे ज्यादा तनाव बच्चे के अंदर रहता है। क्रोध भी उसे सबसे ज्यादा तभी आता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होती है, ये हमें बतानी है। इस क्वेश्चन की डिटेल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में कि सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होती है। तो आंसर दो फटाफट, यहाँ पर कौन सा होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका, जन्म से 2 वर्ष तक, क्योंकि SPCF फिर से याद कर लो, पियाजे के दिए हुए ये 4 स्टेजेस हैं। SPCF सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज 2 वर्ष तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 12, या फिर 7 से 11 भी मिल जाती है आपको कई जगह लिखी हुई, और फिर ये 12+। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर है इतनी बात। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, यानी कि विद्यालयों में जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है वो क्यों किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, मूल्यांकन से बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, या फिर मूल्यांकन से बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। हमें बताना है कि मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। देखो, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है। चलो, बच्चों की उपलब्धि का पता तो लगता है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर ढूंढना है। बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, मतलब कि बच्चों को नहीं होता ज्ञान, टीचर को होता है। टीचर को बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, यहाँ पर ये ऑप्शन तीसरा ये कहना चाह रहा है। तो मूल्यांकन से टीचर को इस बात का ही पता लगता है कि बच्चों के सीखने का स्तर क्या है, बच्चे किस हिसाब से सीख पाएंगे, किस टीचिंग मेथड से सीख पाएंगे। तो यहाँ यानी कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है, जिससे कि बच्चों के सीखने के स्तर का पता चल सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है यहाँ पर। देखो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना चैनल को। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना,
वहाँ पर नवोदय स्टडी पॉइंट सर्च करके आप जुड़ सकते हैं, या फिर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे MCQ अपलोड कर दिए जाते हैं टाइम टाइम पर, जिन्हें आप सोल्व कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो सकती है। मिलते हैं जल्द ही नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।